सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस होती कैसे है। रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रीदिंग की। ठीक है, जहाँ पे हम इनटेक करते हैं आउटटेक करते हैं एयर को, उसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर हम नॉर्मल रेट देखें हमारा ब्रीदिंग का, वो होता है 15 से 18 टाइम पर मिनट। 15 से 18 टाइम पर मिनट यानी 15 से 18 बार हम इनहेल करते हैं 1 मिनट के अंदर, और 20 से 25 टाइम पर मिनट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं इंस्पिरेशन, दूसरे को बोलते हैं एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हो गया, इनहेलेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। पिछली वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पे हमने एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज जो बात हो रही है दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम नॉर्मली अगर बात करते हैं, ब्रीदिंग के अंदर जो हमारा साइकिल चलता है, जो पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं वो कितना होता है, वो होता है 15 से 18 टाइम पर मिनट। यानी 15 से 18 बार हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, एयर को अंदर खींचते हैं। ये साइकिल इस तरीके से चलता है डेली रूटीन का। पर जब एक्सरसाइज करते हैं ये रेट बढ़ जाता है, और ये रेट हो जाता है 20 से 25 टाइम पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। अगर ब्रीदिंग की साइकिल की बात करता हूं, इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं। वन इज नोन एज इंस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज नोन एज एक्सपीरेशन। तो फर्स्ट वन जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है, और ये प्रोसेस होती क्या है एक्चुअली, जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं यानी एयर को खींचते हैं बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच द इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी टेक प्लेस, जिसके अंदर बॉडी का जो एयर है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो एयर है वो ली जाती है, उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। इसमें होता कैसे है, ये प्रोसेस चलती है, इट अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी को बोला गया है। किसको बोला गया, चेस्ट कैविटी को। ओके, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड बाय लोअरिंग द मस्कुलर डायफ्रागम। जो मस्कुलर डायफ्रागम होगा, अभी डायग्राम की तरफ देखिए, ये डायफ्रागम है, ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज डायफ्रागम। जब मस्कुलर डायफ्रागम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ चला जाएगा, तो जो हमारी लंग्स है वो एक्सपैंड करती है। लंग्स क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी अपने आप को। और जब लंग्स अपने आप को एक्सपैंड करेंगी, ठीक है, जस्ट लाइक अ बैलून। एक बैलून ले लेता हूं और बैलून में हवा भरता हूं। हवा जब भरूंगा तो बैलून नीचे से क्या करेगा, फ्लैट यानी एनलार्ज करेगा, एक्सपैंड करेगा, और रिब्स रेज्ड हो जाएगी। सांस खींच के देखिए एक बार, आप सभी अपने अंदर एक बार सांस खींच के देखिए, तो रिब्स क्या हो गई है, रेज्ड। रिब्स क्या हो रही है, रेज्ड। ये रिब्स केज है ना जो हमारा, ये रेज हो जाता है अंदर, लंग्स एक्सपैंड हो जाती है, और जब लंग्स एक्सपैंड करती है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि पढ़ते हैं गेट फ्लैटेंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द रिब केज। तो जो डायफ्रागम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट। डायफ्रागम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगा। देखिए स्टमक की तरफ चला जा रहा है। प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी बिकम लोअर। थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर के। तो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिफ्यूजन हो गई। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, और अंदर क्या है, कम, तो मूव कहाँ करेगी, हायर टू लोअर, तो डिफ्यूजन हो जाएगा। और एयर फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एयर फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी रशेस इनटू द नोस्ट्रिल, तो हमारी नाक की तरफ दौड़ती है। तो नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी, यानी ये जो नाक है ये नोस्ट्रिल आगे दो, और ये क्या हो गया, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से फेरिंग्स में एंटर करेगी, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई, एंड एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन एल्वेलाई सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्लड को। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर कैरी करेगा फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो हमारी सेल्स को, टिश्यू को एनर्जी मिलेगी, और वो अपने वर्किंग और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएंगे। तो ब्रीदिंग जो है कैसे न कैसे
हमारी रेस्पिरेशन से ही जुड़ती है। तो लगभग ये कहा जाता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन लगभग एक ही बात होती है, पर दोनों का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और ब्रीदिंग के अंदर इनहेल ऑफ एयर और एक्सहेल ऑफ एयर होता है। और इनहेल में कौन सी गैस हम बॉडी के अंदर खींचते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करती है, कैसे एंटर करती है? जब मस्कुलर डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है, और जैसे फ्लैट होता है रिबकेज क्या हो जाती है? रेज हो जाती है, और जब रिबकेज रेज होती है तो लंग्स के अंदर हवा भर जाती है। और ये भरती क्यों है? क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द बॉडी, तो वो मूव करेगी, रस करेगी टुवर्ड्स नोस्ट्रिल। और ये क्या है? ये पाथवे है। ये मैंने क्या बनाया है? पाथ, रास्ता, कि एयर जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल कैसे करती है, उसी को बोला गया है इंस्पिरेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपीरेशन होती क्या है। इंस्पिरेशन में होता क्या है? इंस्पिरेशन का वाइस वर्सा, यानी इंस्पिरेशन का उल्टा। जब सांस ली है तो सांस बाहर भी निकालनी पड़ेगी। अब सांस को बाहर छोड़ के देखिए, तो जब सांस को बाहर छोड़ते हैं जो लंग्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं आता, लंग्स एक्सपेंड नहीं करती, लंग्स क्या हो जाती है? प्रेस। और लंग्स जब प्रेस हो जाती है तो रिब्स भी क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ खींच के चली जाएगी, और डायफ्रागम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, और कैसा शेप ले लेगा? सी शेप ले लेगा। यही बात हम एक्सपीरेशन में करने वाले हैं। तो एक्सपीरेशन क्या है? एक्सलेशन भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या? रिमूवल ऑफ फाउल एयर। एयर कौन सी है? फाउल, फाउल एयर। यहां मेंशन कर सकते हो आप, तो अगर आपको मेंशन करना ठीक है। एयर फ्रॉम लंग्स होता कैसे है? व्हेन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस्ड बाय फॉर्मिंग अ डोम शेप ऑफ डायफ्रागम, या डायफ्रागम गेट रिलैक्स। जब डायफ्रागम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से रिब केज क्या हो जाता है? डिप्रेस। और रिब केज जब डिप्रेस होता है तो लंग्स भी क्या हो जाती है? प्रेस। और जब लंग्स, या जैसे बैलून आपने फुला दिया, तो पिछली बार आपने बैलून में हवा भरी थी, सांस अंदर जा रही थी, अब बैलून को आपने क्या करना है? प्रेस करना है। जब बैलून को प्रेस करते हैं हवा कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी भाई, समझ रहे हो ना? अभी मान लो मैं आपको समझाऊं, ये बैलून है, हवा भरी थी इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसा बैलून था, मैंने हवा भर दी, ये हवा भर गई, अब मैं इसको प्रेस करता हूं, जब प्रेस किया फ्लैटेंड हो गया, और नीचे ये कैसा शेप आ गया? सी कट। तो इसी तरीके से एक्सपीरेशन होती है, इसी तरीके से एक्सपीरेशन होती है। जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जरा देखते जाइए, जो प्रेशर ऑन द लंग्स, सबको विजिबल हो रहा है? ओके, जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर थोरेसिक कैविटी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। प्रेशर जो है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी अब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर के। तो कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो जाएगा? डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन का है अंदर और लो कंसंट्रेशन का है बाहर। तो CO2 जो है या एयर जो है वो लंग्स से क्या हो जाएगी? फोर्स की जाएगी कि बाहर निकले। तो फाउल एयर हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। व्हाट इज द पाथ? पाथ क्या है? ठीक है, डायग्राम तो सबको नजर आ रहा है, ठीक है। पाथ क्या है? जो CO2 है, अब उल्टा चलते हैं, वहां से कहां चले थे? नोस्ट्रिल से, अब नोस्ट्रिल तक पहुंच रहा है। CO2 ब्लड में रिलीज हो जाती है, ब्लड में रिलीज होके वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एल्वुलर सैक के द्वारा। एल्वुलर सेल बोलो या सैक, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पास आउट होती है एल्वेलाई को, एल्वेलाई से वो कहा जाती है ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है? साउंड बॉक्स, एडम एप्पल। तो लैरिंक्स से कहां ली? फेरिंक्स, फेरिंक्स से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल से कहां हो जाएगी? बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू के अंदर जो बेस होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है? डिफ्यूजन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिफ्यूजन होती क्या है? जहां पे जो मूवमेंट है एयर की वो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, जब मॉर्निंग में हम वॉक करते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन की मात्रा है एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो एयर में ज्यादा है और हमारी लंग्स के अंदर कम होता है। तो एयर मूव करती है अंदर की तरफ, और जब CO2 इन रिटर्न ऑक्सीजन जब जाएगी तो बर्निंग ऑफ फूड होगा, और जब बर्निंग ऑफ फूड होगा तो CO2 रिलीज होगी, और वो CO2 जो रिलीज होगी उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा होगी और एटमॉस्फेयर में उस समय कम होती है, क्योंकि पौधे भी उस समय CO2 को खींच रहे होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो CO2 कहाँ निकलेगी? बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो CO2 का है वो कम है और अंदर लंग्स के अंदर क्या है? ज्यादा। तो मेनली मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो डिफ्यूजन है उसी बेस पर जो
एक्सचेंज ऑफ गैसेज या टिश्यू और ब्लड के बीच में वो चलता है। ठीक है, रेड कलर यहाँ पे एक टॉपिक और बन जाता है छोटा सा, वैसे ही रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? ड्यू टू द रेड कलर आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उसका रेड कलर होता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोला मैंने इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट? क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों को कैरी करता है। CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये बात भी याद रखना। CO2 मोर सोल्यूबल होती है पानी के अंदर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी और क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी और हीमोग्लोबिन बन गया। वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करेगा कहाँ तक? जो सेल, जो टिश्यू को जरूरत है ऑक्सीजन की, और उसको टिश्यू और सेल अपने अंदर ब्रेक कर लेगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां तक पहुंचेगा जिस सेल और जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो सेल उसको ले लेगी, और सेल अपने अंदर जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेगी उसको ब्रेक कर देगी ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, और इन रिटर्न ऑक्सीजन को तो ले लिया टिश्यू ने, इन रिटर्न CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ देगी। ठीक है, और ये बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ब्लड में CO2 डिजोल्व हो जाएगी, और CO2 को ब्लड कहां तक कैरी करेगा? एल्वुलर सैक तक। एल्वुलर सैक में या एयर सैक कह लो, एयर सैक में वो लंग्स में पहुंच जाएगी, और लंग्स उनको कहां कर देगी? बाहर एक्सपेंड आउट कर देगी और एक्सेल आउट कर देगी, और उस तरीके से जो CO2 है वो रिमूव हो जाती है। जरा डायग्राम से समझते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज है जो बनाई है मैंने। ब्लड कैपिलरी के अंदर ये ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन आ गई है कहां से? एयर सैक से। तो एयर सैक से जो ऑक्सीजन इन्होंने एब्जॉर्ब की है उस ऑक्सीजन को वो ट्रांसमिट कर देते हैं किसको? टिश्यू सेल को। टिश्यू सेल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी ऑक्सीजन को, वो ब्रेक डाउन कर देगी ऑक्सीजन को और एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और इन रिटर्न किसको दे देगी? CO2 को बाहर करेगी ब्लड के पास, और ये ब्लड इस CO2 को कहाँ तक कैरी करेगा? एल्वुलर सैक तक कैरी करेगा, और एल्वुलर सैक उसको लंग्स को दे देगा, और लंग्स CO2 को बाहर निकाल देगी। इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आई होप आप सबको ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक हमारा एक्टिविटीज ऑफ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक गैस रिलीज होती है, दैट इज नोन एज CO2। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के दौरान एक CO2 गैस निकलती है, और रेस्पिरेशन के दौरान जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में इसके बारे में बात करके आ चुके हैं। CO2 अगर गैस निकलती है, कब निकलती है? जब कोई भी कार्बोनेटेड कंपाउंड के ऊपर हम एसिड डालते हैं तो उसमें से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। इस CO2 गैस को चेक करने का तरीका क्या है बताइए जरा। लाइम वाटर में से पास करिए, लाइम वाटर में से पास करेंगे तो ये कैसा कन्वर्ट कर देगा? लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, और मिल्कीनेस ये प्रूव करती है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ भी वही चीज करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या था? सड़ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B। हमने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ग्लूकोज सोल्यूशन लिया और दूसरे के अंदर हमने लाइम वाटर लिया। ग्लूकोज सॉल्यूशन और लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब को हमने ट्यूब के साथ यू शेप ट्यूब के साथ ज्वाइन कर दिया, और जो ग्लूकोज था उसके अंदर मैंने ईस्ट मिला दी। ऊपर मैंने ऑयल की लेयर आ गई ग्लूकोज के ऊपर। ईस्ट मिलाने के बाद ईस्ट ने क्या किया? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन की, और क्या रिलीज की यहाँ से? CO2 गैस। क्या रिलीज की? CO2। हम मुझे कैसे पता लगेगा कि दिस इज अ CO2 गैस? जब इस CO2 गैस को मैं किसमें से पास करूंगा? लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की। और ये दिस प्रूव दैट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? वेरी सिंपल एक्टिविटी है, आराम से कर सकते हो। नाउ टू शो CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं हमारे अंदर कंबस्शन ऑफ फूड होता है तो उसमें से CO2 प्रोड्यूस होती है, उसको कैसे प्रूव करोगे। अब अंदर से तो CO2 निकालने से रही, तो जरा एक्टिविटी की तरफ देखिए। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे A एंड B, ठीक है, उनके अंदर हम दोनों के अंदर क्या डाल देंगे, लाइम वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पिचकारी से हवा मारते जाएंगे, तब तक हवा मारेंगे जब तक लाइम वाटर मिल्की नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में CO2 है। जब तक पिचकारी से हवा मारते जाएंगे तब तक लाइम वाटर मिल्की नहीं हो जाता ना। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, टेस्ट ट्यूब बी में क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब की मदद से, ठीक है, तो ग्लास ट्यूब की मदद से हम फूंक मारेंगे उसके अंदर और नोट करेंगे टाइम, दोनों का टाइम नोट करेंगे, कितने टाइम में लाइम वाटर मिल्की हुआ। तो आपको ये मिलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब बी है विद इन नो टाइम के, बिना समय खोए जब आपने फूंक मारी तो लाइम वाटर मिल्की बना दिया। कहते पापा कहते ना फूंक, तो लाइम वाटर ले लिया, ठीक है, लाइम वाटर लिया, कहता फूंक मार, मैंने फूंक मारी तो देखो दूध बन गया। वो दूध नहीं है, लाइम वाटर है। तो दिस प्रूव दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ओके, यानी कंबस्शन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस्ड होती है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।